गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड प्रॉपर जा रहा है, जरा बताएंगे। साउंड प्रॉपर जा रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड प्रॉपर जा रहा है, जरा बताएंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। पेपर 1 और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा सब्जेक्ट में, उनके दोनों के लिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बहुत सारे पार्ट को कवर करने वाले हैं, तो उसको अंत तक आप लोग देखते रहिएगा। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा कारक होगा आज का क्लास आपका। तेजी से 2-3 क्लास में आपका ज्योग्राफी, पूरा इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट कराने वाला हूं। ये तीसरा या चौथा लेक्चर होगा शायद ज्योग्राफी का। तो आप लोग सारे जो भी 4-5 टॉपिक, 4-5 लेक्चर लूंगा अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी का, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी के ही पूछे जाते हैं। बाकी ऑलरेडी कंटेंट में भी बहुत सारे वीडियो पहले से किए हुए हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए, आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। भारत का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, ठीक है। इसमें हम लोग जो है जहां तक पढ़ लिए थे, ये सब टॉपिक अच्छे से आपको हमने समझा दिया था। कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर, समय का जो रेखा है, भारत की भूगर्भिक संरचना वगैरह भी आपको हमने समझा दिया था अच्छे से। आज हम लोग बिहार का जो पठारी पहाड़ी ये सब बता दिया था। आज हम लोग भारत का जो रेगिस्तान है, मरुस्थल, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भारत की नदियां महत्वपूर्ण टॉपिक है, निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब टॉपिक हमने आपको जो है पढ़ा दिया था। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब भी हो गया है। चलिए, यहां से आज का टॉपिक होगा आपका भारत के मरुस्थल, ठीक है। भारत का मरुस्थल आप जानते होंगे कि भारत में एक ही जगह मरुस्थल आपको देखने को मिलता है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल है, सहारा डिजर्ट है। लेकिन अगर भारत का मरुस्थल पूछे तो याद रखेंगे थार मरुस्थल है, जो कि रेगिस्तान में है, रेगिस्तान सॉरी राजस्थान में है। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। ये छोटा सा टॉपिक है, पहले ये कवर कर लेते हैं। मरुस्थल वैसे भूमि को कहा जाता है जहां पर किसी भी प्रकार का पेड़ पौधे, ठीक है, ना के बराबर उगे, या जहां पर जीव जगत भी सही से अनुकूलन नहीं कर सके, तो वैसी स्थिति में उसको मरुभूमि कहा जाता है, ठीक है। अगर पूरे विश्व स्तर की सबसे बड़ी मरुस्थल की बात करें तो सहारा डिजर्ट है, ठीक है। अगर एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल है, और भारत की बात किया जाए तो भारत में एक ही है, थार मरुस्थल, याद रखेंगे, राजस्थान। भारतीय मरुस्थल मेसोजोइक काल में समुद्र का भाग था। कभी ये जो मरुस्थल आज वर्तमान में दिख रहा है वो समुद्र का पार्ट हुआ करता था, वहां समुद्र बहा करती थी। इसकी पुष्टि, चूंकि जो बहुत सारे पत्थर मिले हैं उसमें जलीय जीव के छाप हैं, पद चिन्ह हैं, कह सकते हैं, उसके जो निशान हैं जलीय जीव के वो हैं। इसका मतलब है कभी वो जल के गर्त में था, और जीवों के मृत्यु के पश्चात या किसी प्रकार से पत्थरों में या जो भी
जीवाश्म मिले हैं उसमें उसके जो चिन्ह हैं, हड्डी नरकंकाल के चिन्ह हैं, ये बात का सूचक है कि कभी वहां पे समुद्र हुआ करता था। ठीक है, इसकी पुष्टि आकल में स्थित एक कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर लिखा हुआ है, जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही एक प्रकार का क्या है, विस्तार है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भाग में बांट सकते हैं। एक सिंध की ओर ढाल, एक सिंध जो आपको पता होगा पंजाब में पड़ता है, सिंध प्रदेश, उसके तरफ ढाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये मान के चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये वाला जो पार्ट है ये मरुस्थल या मरुभूमि कह सकते हैं, मरुस्थल यहाँ पे है, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो एक सिंध जो पंजाब के तरफ है, जो पाकिस्तान के तरफ मुख है, एक ढाल उधर है, और एक ढाल जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिंध की ओर ढाल, यानी उत्तरी भाग। ये वाला जो पार्ट है ये उत्तरी भाग जो है, ये वाला जो पार्ट का जो ढाल है वो सिंध की ओर है, उत्तर की ओर है, तो ये उत्तरी भाग में आता है। जबकि एक पार्ट जो है आपका इसका किस भाग में है, कक्ष के रन की ओर, जो कि ये वाला पार्ट है, कक्ष का रन यहाँ पे है। ठीक है, कक्ष का रन की ओर, यानी तो एक तो जैसे ये पूरा अगर मान के चलिए ये आपका राजस्थान है, तो एक का जो डायरेक्शन है वो इस ओर है। ठीक है, एक मरुस्थल का, और दूसरे मरुस्थल का डायरेक्शन कक्ष, ये कक्ष है, कक्ष का रन जो गुजरात में है उस ओर है, यानी ये बीच में उठा हुआ पोर्शन होगा, और एक इधर की ओर ढाल है, और एक ढाल जो है सिंध की ओर ढाल है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि एक कक्ष के रन की ओर ढाल है, और दूसरा ढाल जो है आपका जो दक्षिणी भाग में है, और जो उत्तर वाला भाग है वो सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, सिंध प्रदेश जहां से सिंधु नदी होकर गुजरी है उस वाले क्षेत्र की ओर है। तो ये यहाँ का मरुस्थल का जो कह सकते हैं वर्गीकरण है वो दो प्रकार का है। मरुस्थल के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी, कई बार पूछेगा कि लूनी नदी, ठीक है, जो कि आपको कक्ष का रन गुजरात में गिरती है, वो मरुस्थल के दक्षिण ओर प्रवाहित होती है, यानी यहाँ पे वो लूनी नदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लूनी नदी जो है कक्ष के रन में की ओर जाकर के मिल जाती है, अरब सागर में आगे जाकर के। ठीक है, तो लूनी नदी जो है वो आपको किधर है, तो वो आपका जो है मरुस्थल के दक्षिण साइड में पड़ेगा, क्योंकि ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण साइड में है। तो बहुत सारी नदियां हैं जो मरुस्थल के दक्षिण साइड में जो बहती है, और मरुस्थल होने के पीछे रीजन क्या है कि जो भी आपका जलवाष्प है, जलवायु है, वो आपका यहाँ पे इधर से निकल जाता है, और यहाँ पे जो है अरावली पर्वत आ जाता है, जिस कारण से अरावली पर्वत को पार ये जलवाष्प नहीं जा पाता है। जो जलवायु है वो इधर ही आकर के पूरे भारत में बरसात तो करवाती है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो छाया वृष्टि में आ जाता है। अरावली के कह सकते हैं पश्चिम वाला पार्ट, पूरब वाले पार्ट में होगा वर्षा, लेकिन पश्चिम वाला पार्ट जो है वो जो है वृष्टि छाया में आ जाता है, जहां पे जो है वर्षा नहीं हो पाती है। तो वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। तो स्थलीय अपवाह का उदाहरण जहां नदियां, झील या पलाया में मिल जाती है, इन पलाया या झीलों का जल खारा होता है। तो खास करके यहाँ पे जो भी नदियां या झील हैं उसके जल खारा आपको मिलेगा। तो देखिए फिर से, मरुस्थल के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी क्या है, लूनी नदी। याद रखिएगा, लूनी का नाम नहीं भूलिएगा। ये आपके मरुस्थल के जो भी थार मरुस्थल है उसके दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, यानी ये अरब सागर में जाकर के नहीं मिलेगा, ये कक्ष के रन में ही समाप्त हो जाती है नदी, यानी स्थल पे ही ये विलुप्त भी हो जाती है, इसलिए इसको अंतःस्थलीय नदी लूनी नदी को कहा। पूछ सकता है इनमें से कौन सी नदी अंतःस्थलीय है, तो याद रखिएगा जो लूनी नदी है वो आपको अंतःस्थलीय नदी है। ठीक है, वो आपका किस प्रकार की नदी है, तो अंतःस्थलीय यानी लैंडलॉक, लैंड पे ही खत्म हो जाती है, लैंड पे। ठीक है, अंतःस्थलीय है। उसके बाद जहां नदियां झील या पलाया में मिल जाती है, झील जो स्थिर पानी हो जाता है वहां पे जाकर के मिल जाती है, और वही जो पलाया झील होता है वहीं पे नमक का उत्पादन किया जाता है, खारा पानी होता है जहां पे कि नमक बनाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा समुद्र का जल जो खारा होता है वो मिट्टी के कारण होता है, भूमि के कारण होता है। ठीक है, मिट्टी से जो पानी गुजर के जाती है या जो भी नदियां हैं जो जाती है वो अपने साथ लवण ले जाती है और समुद्र में मिलाती है।
अब आ जाइए, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा तटीय मैदान को देखेंगे। अब देखिए भारत का जो तटीय मैदान की स्थिति देखिएगा, तो यहाँ पर एक पूर्वी का पार्ट है, पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ये वाला पोर्शन, और इधर वाला पोर्शन जो पश्चिम की ओर है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। जो पूरब दिशा में होगा उसको पूर्वी घाट बोलेंगे, पूर्वी घाट, और जो पश्चिम में होगा उसको पश्चिमी घाट बोला जाता है, पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट यहाँ अरब सागर, और इधर आपका हिंद महासागर, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऊपर में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी। अब यहां पे कई बार पूछ देगा कि जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपका गुजरात है, कच्छ, काठियावाड़ से लेकर के गोवा, गोवा ये बीच का जो राज्य है ये गोवा है। ठीक है, गोवा, तो गुजरात से, गोवा से है, गुजरात से लेकर के गोवा, बीच में आपका महाराष्ट्र भी आ गया। तो ये जो तट है गुजरात से गोवा को कोकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, कोकण, कोकण तट। गुजरात से गोवा वाले तट को क्या कहते हैं, कोकण तट कहते हैं, एकदम नहीं भूलिएगा। अब देखिए कैसे याद करना वो भी तरीका बता देते हैं। एक केरल वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, इसको मालाबार तट कहते हैं, याद रखिएगा। केरल वाला जो है, केरल वाला जो तट है, केरल से लेकर के, केरल, सॉरी फिर से लिख देते हैं, केरल से लेकर के ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है, से तमिलनाडु तक का जो एरिया है, ये जो तट है वो आपका मालाबार तट कहलाएगा। और बीच का गोवा से लेकर के कर्नाटक, ठीक है, यानी गोवा से लेकर के केरल तक कह सकते हैं, मेन रूप से गोवा कर्नाटक हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं, गोवा से कर्नाटक वाला जो एरिया है, गोवा से लेके कर्नाटक तक का, वो आपका कन्नड़। देखिए कन्नड़ तो याद रहेगा, क्योंकि कर्नाटक की बोली भी कन्नड़, भाषा ही कन्नड़ है, तो कन्नड़ तट तो याद ही रहेगा। ठीक है, मालाबार भी केरल तट को कहते हैं, तो याद रखिएगा आप। एक आप कोकण भूल जाते होंगे, तो गुजरात से गोवा याद रखिएगा कोकण। महाराष्ट्र गुजरात का जो तट है पूर्वी घाट में, वो कोकण तट कहलाता है। तो कई बार ये भी नाम पूछ देगा कि गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं, गोवा से कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं, केरल से लेकर के तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ऊपर वाला गुजरात से गोवा कोकण तट, गोवा से कर्नाटक का तट कन्नड़ तट, और फिर आपका केरल से लेकर के तमिलनाडु का तट जो है वो कौन सा तट है, मालाबार तट। उसके बाद इधर उड़ीसा के तरफ जो तट होगा उसको उत्कल तट कहा जाता है। उसके नीचे आपका आंध्र तट है, और आंध्रा से लेकर के तमिलनाडु का जो तट है वो आपका कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहलाता है, कोरोमंडल। क्या कहलाता है, कोरोमंडल। बस ये याद रखिएगा आप, यानी आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक का तट क्या हो गया आपका, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये तट वाला में कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा। ठीक है, बाकी नोट्स आपके ग्रुप में भेज दिए गए हैं, वहां पर भी आप लोग देख के समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है। गुजरात वाला, गोवा, महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य का जो तट है वो कोकण तट हो गया। कर्नाटक वाला जो तट है वो गोवा से लेकर के कर्नाटक तक का, वो आपका कन्नड़ तट। उसके बाद कर्नाटक से केरल तक का तट जो है वो आपका मालाबार तट है। उसके बाद उड़ीसा वाला उत्कल तट कहलाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु का तट जो है आपका कोरोमंडल कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछेगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में तो आप समझ गए हैं। इधर आपका अरब सागर है, ठीक है, इधर आपका हिंद महासागर है, उधर ऊपर में बंगाल की खाड़ी है। चलिए, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये आपका पूर्वी तटीय मैदान हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिम तटीय मैदान हो गए। चलिए, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा होगा, क्योंकि जो भी पहाड़ भी है तो कटा छटा है। ठीक है, और उसके मैदान की चौड़ाई ज्यादा होगी, जबकि जो पश्चिमी घाट है वो खड़े पहाड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो भी नदियां होगी वो भ्रंश घाटी से होकर के बहेगी। तो जितनी भी नदियां जो पूर्वी घाट में जाके मिलेगी वो वहां पर जो है मुहाना बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। लेकिन जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो एस्चुरी नहीं बनाएगी, वो डायरेक्ट जो है वो समुद्र में, चूंकि इधर का जो खरापन है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो काटते हुए डायरेक्ट बिना डेल्टा बनाए ही अरब सागर में गिर जाती है।
तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा क्या है, पूरब वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये अधिक चौड़ा है, बल्कि ये वाला जो पार्ट है वो कम चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पहाड़ है, सतपुरा सॉरी, ये जो पहाड़ हमने पूर्वी घाट के बारे में बताया था और पश्चिमी घाट के बारे में, तो ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां यहाँ पे आपको देखने को कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तमिलनाडु तक, इधर जो है आपका इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, ये सब हमने बताया था। ठीक है, उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट उदाहरण है, उभरा तट होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई अधिक है, जिस कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रियों का विकास कठिन है। तो यहाँ पे पतन कम होते हैं, चूंकि ये जो होते हैं ये उभरे हुए तट होते हैं, छिछले हुए हैं। देखिए जहाज, जो भी भारी भरकम जो जहाज है उसके लिए गहराई चाहिए, तब वो जाके तट के किनारे आएगा, अगर उसको गहराई नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वहां तक वो जहाज नहीं जाएगा। तो केवल यहाँ पे आपको विशाखापत्तनम में ही आपको इधर देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो आपको बंदरगाह है वो आपको पश्चिमी घाट पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे खड़ा ढाल है और पानी की गहराई है, तट के किनारे भी बहुत ज्यादा गहरा पानी है, तो जिस कारण से जहाज आपके तट बंदरगाह तक पहुंच जाता है इजिली, लेकिन इस साइड नहीं पहुंचता, यहाँ पे पहुंचता केवल विशाखापत्तनम जो गहरा पोर्ट है वहीं पे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो जितने भी बंदरगाह आपको मैक्सिमम दिखाई देंगे वो आपको महाराष्ट्र साइड में, गुजरात साइड में दिखाई देते हैं, जो कि कौन सा तट हो जाएगा, तो कोंकण तट ऊपर में, फिर आपका कन्नड़ तट और नीचे में मालाबार तट, यहाँ पे आपको ज्यादा बंदरगाह देखने को मिलेगा। अधिक चौड़ाई तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो होगा वो पूर्वी तटीय मैदान में होगा, इसीलिए इस मैदान कृषि के दृष्टिकोण से कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, जो क्षेत्र है, वो अत्यंत ही उपजाऊ है, और इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। जो आपका कृष्णा गोदावरी का जो पूर्वी भाग का जो तटीय मैदान है उसको हम लोग दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहते हैं, चूंकि वहां पे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। पूर्वी तटीय मैदान के चौड़े होने का मुख्य कारण नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण है। जितनी भी नदियां बहती है, मैक्सिमम नदियां याद रखिएगा, 2-3 नदियां को छोड़ करके, जैसे आपका लूनी नदी है, चाहे आपका माही नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये सब नदियां अरब सागर में मिलती है, जो कि पश्चिम में। बाद बाकी जितनी भी नदियां भारत की है आपका सब देखिएगा जाकर के पूरब में ही मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। अधिकांश नदियां ज्वार मुख का निर्माण करती है, तो जो पूरब का तट का मैदान होगा वो ज्वार मुख बनाएगा, यानी डेल्टा बनाते हुए जाकर के आपका बंगाल की खाड़ी या फिर आपका हिंद महासागर जो भी है वहां पे गिरेगा। तो यहाँ पे देखिए, पूर्व तटीय मैदान के चौड़े होने का मुख्य कारण नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली अधिकांश नदियां ज्वारनद मुख एस्चुरी जिसको बोलते हैं उसका निर्माण करती है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाएगी, वो क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, ज्वारनद मुख इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जितनी भी पूर्वी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा बनाएगी, पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियां हैं वो एस्चुरी बनाएगी। ठीक है, जलमग्न होने के कारण पश्चिम तट प्राकृतिक पोताश्रय के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। अभी तुरंत हमने बताया, क्योंकि ढाल जो है गहरा है, तो जिस कारण से जो है समुद्र के किनारे भी गहराई है, पानी है, जिस कारण से आपको पश्चिमी घाट में जो है आपको जितने भी पोताश्रय हैं बंदरगाह आपको दिखाई देंगे। मालाबार तट पर अनेक लेगून पाए जाते हैं। लेगून एक प्रकार का झील होता है जिसको कि वहां कयाल के नाम से भी जाना जाता है। उसमें बेम्बानाद तथा अष्टमुदी प्रमुख जो है आपके क्या है, लेगून है। ठीक है, लेगून झील। भारत में मालाबार तट महासागरीय या सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, भारत में मालाबार तट जो है सागरीय तरंग वहां पे ज्यादा अपरदन से अधिक प्रभावित है। पूर्वी तट पर स्थित लेगून झीलों में चिल्का झील के बारे में सुना होगा आपने, उड़ीसा में आता है, और पुलिकट ये प्रमुख झील है जो कि आपको पूर्वी तट पे दिखाई देगा। गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान को अभी तुरंत हमने बताया कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक या मैंगलोर तक का जो मैदान है उसको कन्नड़ तट कहा जाता है, जबकि मैंगलोर जो कर्नाटक में है उससे लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तमिलनाडु में है वहां के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को
उत्कल या कलिंग के नाम से जाना जाता है, या उसको उत्तरी सरकार भी कहा जाता है, जो कि आपको ओडिशा और आंध्र प्रदेश का तटवर्ती पार्ट है। जबकि आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है तटीय मैदान, उसको कोरोमंडल कहा जाता है। और कोरोमंडल पे ही लौटते समय में बारिश होती है तमिलनाडु में दिसंबर के महीना में, ये याद रखिए, जब जलवायु पढ़ाएंगे तो वहां भी इसकी चर्चा होगी। अब हम लोग द्वीप समूह, ये तो था आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मैदानी एरिया के बारे में चर्चा कर दिया, नदी के बारे में। अब हम लोग समझेंगे जो द्वीप समूह है। तो आपको भारत में 2 जगह द्वीप समूह दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ये अगर हम भारत का मैप बना दें, अगर ये भारत का मैप बना दें तो आपको इधर दिखेगा, इधर बहुत सारे द्वीप दिखेंगे, और इधर भी बहुत ज्यादा संख्या में, इधर तो बहुत कम है, इधर 572 द्वीप है, 572 द्वीप है। इसी में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी साइड में है। और इस साइड जो है आपका अरब सागर में कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप। अगर पूछेगा कि लक्षद्वीप किस साइड है, तो भारत के पश्चिमी तट पे है लक्षद्वीप। और ये सारे द्वीप जो है प्रवाल भित्तियों के बने हुए, प्रवाल भित्ति, प्रवाल छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके हड्डी अस्थि से ये बने हुए हैं लक्षद्वीप, ठीक है। और इधर जो द्वीप है ये पहाड़ का, जैसे हिमालय पहाड़ है तो समुद्र में भी पहाड़ होते हैं, अभी वर्तमान में वहां पे समुद्र है लेकिन उसके अंदर पहाड़ है। तो पहाड़ का जो ऊपर वाला पोर्शन है जो दिखता है, जिसको हम लोग द्वीप कहते हैं, वो नीचे में वो पहाड़ है, पहाड़ का ऊपर वाला पोर्शन है। इधर आपका पहाड़ चट्टान से बना हुआ ये सारे द्वीप है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार कोई एक द्वीप समूह नहीं, अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, याद रखिएगा, अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। अंडमान और निकोबार दोनों मिलाकर के 572 द्वीप, ठीक है। तो अंडमान के भी 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, ठीक है, उसके बारे में चर्चा अभी करेंगे। अब देखिए ये तो आप समझ गए कौन किधर है, एक इधर लक्षद्वीप हो गया अरब सागर में, और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है द्वीप। जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप स्थित है उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहेंगे, जबकि जो किधर अरब सागर में स्थित है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लक्षद्वीप कहेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे अंडमान निकोबार, जैसे ये भारत का नक्शा बना है तो यहाँ पे अंडमान है, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा करके हम बना रहे हैं, ठीक है। ये अभी अंडमान को ही हमने बनाया, आप ये नहीं कहेंगे तो आपका नक्शा जो है ऊपर, थोड़ा समझाने के लिए, ऊपर वाला उत्तरी अंडमान कहलाता है, उत्तरी अंडमान कहलाता है, ठीक है। और कोको द्वीप जो है, जो कि म्यांमार का है, वो उत्तरी अंडमान के नजदीक पड़ता है। इधर म्यांमार आ जाता है तो कोको द्वीप जो म्यांमार में पड़ता है वो उत्तरी अंडमान के नजदीक आता है। उसके बाद बीच वाला पोर्शन है मध्य अंडमान, क्या है, मध्य अंडमान। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका कहलाता है दक्षिण अंडमान, क्या कहलाता है, दक्षिण अंडमान। और उसके नीचे जो कहलाता है वो कहलाता है लिटिल अंडमान, क्या कहलाता है, लिटिल अंडमान। उसके बाद इसके नीचे निकोबार है, इसके नीचे क्या है, निकोबार द्वीप समूह है, उसके नीचे क्या है, निकोबार। तो पहले हम लोग जो है अंडमान के बारे में थोड़ा सा जान ले, जब पढ़ ही रहे तो अच्छे से थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने प्रकार के हो गए, 4 हो गए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। और इसका जो राजधानी है अंडमान का, वो उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो है वो आपकी उत्तरी अंडमान में ही है। और सेलुलर जो जेल है जहां पे बीडी सावरकर को कैद किया गया था, वो भी आपका उत्तरी अंडमान में ही आता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कोको स्टेट जो है, जो म्यांमार से अंडमान को अलग करता है, वो भी आपके उत्तरी अंडमान के ही नजदीक है। और दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में, दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में एक डक्कन पास है, इसको बोलते हैं डक्कन पास। कहां पे है डक्कन पास, तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको डक्कन
दक्कन पास है, और मध्य अंडमान के सामने ही बैरन द्वीप है। याद रखिएगा बैरन द्वीप कहां है, तो मध्य अंडमान के सामने, ठीक है। मध्य अंडमान के पूरब में आपको बैरन द्वीप दिखेगा। मध्य अंडमान जो है इसी के पूरब में यहाँ पे बैरन द्वीप है, कई बार पूछेगा, जो कि भारत का एक ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप पे क्या है, भारत का एक ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ देता है, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखेंगे जो बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो मध्य अंडमान निकोबार समूह के पूरब में पड़ता है। लिटिल और मध्य दक्षिण के बीच में दक्कन पास है, ये महत्वपूर्ण तथ्य था उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार के बारे में मध्य अंडमान हो गया, दक्षिण अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकोबार के बारे में जानेंगे। निकोबार का जो सबसे ऊपर वाला एरिया है जो कि लिटिल अंडमान के नजदीक है, उसको कार निकोबार कहते हैं, ठीक है। ये हो गया कार निकोबार। उसके बाद ये हो गया लिटिल निकोबार, और ये हो गया आपका दक्षिण निकोबार। तो निकोबार भी जो है एक नहीं है, कई टापू, बहुत सारे जो द्वीप है उससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और आपका जो 6 डिग्री चैनल है वो ग्रेट निकोबार को, ठीक है, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। 6 डिग्री जो चैनल है ग्रेट निकोबार को, ठीक है, सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है उससे अलग करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिण निकोबार में ही पड़ता है। याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट जो है, जिसको कि हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, वो भी आपको जो है दक्षिण निकोबार, या उसको हम लोग ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। दक्षिण में है तो दक्षिण निकोबार या ग्रेट निकोबार भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार भी इसको कहा जाता है। और इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, वो आपको यहीं दिखाई देगा। कहां पर, तो ग्रेट निकोबार, या ये इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो यहां से यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप जो है इसकी कुल संख्या 572 है, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इन द्वीपों का निर्माण विवर्तनिक या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। वास्तव में ये सागर में छिपे हुए मोरदार पर्वत, कहिए तो हिमालय के ही पार्ट हैं। ये कभी ना कभी ये ऊपर आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था, तो हिमालय ऊपर आया तो टेथिस सागर नीचे चला गया। तो उसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि ये जो छिछले हुए अभी दिखाई देते हैं द्वीप, जो कि एक पर्वत श्रेणी मोरदार पर्वत के ही ऊपर वाले पार्ट हैं, वो हो सकता है कभी ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इन द्वीपों का निर्माण विवर्तनिक एवं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। ये द्वीप वास्तव में सागर में छिपे हुए मोरदार पर्वतों के शीर्ष ही हैं, ठीक है, जिनका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, हमने बताया था प्लेट विवर्तनिक क्रिया में कि भारतीय प्लेट, देखिए सबसे पहले तो हमने पेंजिया के बारे में बताया था, गोंडवाना लैंड के बारे में बताया था। तो भारतीय प्लेट और जब यूरेशियन प्लेट, ठीक है, जब आपस में टकराए तो उसके फलस्वरूप जो है इसका जो है उभार हुआ है, ये याद रखिएगा। इन द्वीपों को हिमालय एवं अराक न्योमा का दक्षिण विस्तार माना जाता है। हम बताए अभी तुरंत कि ये भी हिमालय सीरीज का ही पार्ट है। जैसे आप भारत का मैप पढ़ते हैं ना, बनाते हैं, जो इस तरीका से यहां तक गया, तो यही अंदर में यहां तक तो हम लोग थलवा जो आपका बंगाल की खाड़ी में जो चला जाता है वो पार्ट, यही छिछला हुआ पार्ट जो आपको ऊपर में द्वीप के समूह में दिखता है, लेकिन वो इधर से इधर करते हुए गया है, ठीक है।
तो ये स्थिति है यहाँ पे। अंडमान और निकोबार, नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है, उसके नीचे मिडिल अंडमान, उसके नीचे लोअर अंडमान या दक्षिण अंडमान इसको बोलते हैं, उसके नीचे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद लिटिल अंडमान सबसे नीचे है। लिटिल अंडमान अभी हमने आपको बताया था लिटिल अंडमान के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद कार निकोबार है जो कि लिटिल अंडमान और निकोबार के सबसे नजदीक है आपका, निकोबार में कार निकोबार है। उसके नीचे हमने आपको बताया था सबसे नीचे में ग्रेट निकोबार है, वहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। बस इतना याद रखिए, ज्यादा यहां से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी, याद रखिएगा जो सर्वोच्च चोटी है सेंडल पीक, वो उत्तरी अंडमान में आता है। अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च चोटी है सेंडल पीक कहलाता है, सेंडल की तरह दिखता है सेंडल पीक, वो आपका कौन सा है? तो वो सर्वोच्च चोटी है अंडमान का, जो कि कहां पे पड़ता है? सेंडल पीक जो है वो आपका उत्तरी अंडमान में पड़ता है। वहीं आपका निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर जो है वो निकोबार में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। माउंट दियोवोली मध्य अंडमान तथा माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटियां, ये सब उतना महत्वपूर्ण लाइन नहीं है। ये द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों की तुलना में आकार में बड़े तथा विषम है, ठीक है। तो जो भी द्वीप है लक्षद्वीप वगैरह वो छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं ये अरब सागर के द्वीपों की तुलना में बड़े साइज में है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है तथा बेरन जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कई बार पूछेगा कि नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी कहां स्थित है, तो वो भी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। कौन सा? तो याद रखिएगा नारकोंडम जो है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये उत्तरी अंडमान के ही पूरब में स्थित है। उत्तरी अंडमान जो है उसी के पूरब में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तरी अंडमान के ही पूरब में, जो उत्तर वाला पोर्शन था अंडमान का, उसी के पूरब में स्थित है आपका कौन सा द्वीप? तो वो है आपका नारकोंडम, जो कि सुसुप्त अवस्था में है, वो सक्रिय नहीं है। लेकिन जो बेरन द्वीप है जो कि मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है, वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप, याद रखिएगा, जो कि सक्रिय द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी के तट के निकट स्थित द्वीपों में श्रीहरिकोटा, न्यूमर, गंगा सागर, रामेश्वरम तथा पम्बन प्रमुख द्वीप है, जो कि एकदम बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ तटीय पाट में। अब हम लोग बात करेंगे अरब सागर में जो स्थित जो द्वीप है उसको हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं, और इसका निर्माण कई बार पूछेगा, इनमें से किन द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है? प्रवाल एक प्रकार के जलीय जीव होते हैं जिनके जो खोली कहते हैं ना ऊपर वाला। ऋग्वेदिक में किस मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है? जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ना तो कृषि का मंडल और जो है ऋग्वेद आपको दिखाई दे रहा है। जब ऋग्वेद पढ़ाएंगे तब उस समय ज्योग्राफी दिखाई देने लगेगा। जो चीज पढ़ाई हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। चलिए, अरब सागर के द्वीपों लक्षद्वीप की उत्पत्ति मुख्यतः प्रवाल भित्ति के द्वारा हुई है। मिनिक्वाय द्वीप और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिक्वाय जो द्वीप है, मिनिक्वाय नाम का, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कावारत्ती जिसका राजधानी है, आपको पता होगा। अमीनी दीवी द्वीप सर्वाधिक उत्तर में अवस्थित द्वीप है। वर्तमान में 10 द्वीप ही जल स्तर से सदैव ऊपर रहते हैं, मात्र 10 बाद बाकी जो है जल में विलीन हो चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में इनकी संख्या 36 है, लेकिन 10 ही ऊपर है। लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त नारियल के लिए प्रसिद्ध है, वहां नारियल की खेती होती है। और द्वीप समूह से संबंधित अन्य तत्व, 11 डिग्री चैनल जो है आपके उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल वाला ये बार बार पूछा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो हमने पढ़ा था अभी सबसे पहले, अंडमान और निकोबार, ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है, और बीच में कार निकोबार। तो इस बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो कई बार पूछ देगा कि 10 डिग्री चैनल, तो याद रखिएगा
10 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनी क्वाय जो सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, उसके और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनी क्वाय और मालद्वीप। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पड़ोसी देश जो है, ठीक है, वो आपका कौन सा है? तो याद रखेंगे वो आपका मालदीव, ठीक है। तो मिनी क्वाय और मालदीव के मध्य स्थित जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। दक्कन पास अभी तुरंत हमने बताया, लघु लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में जो है वो दक्कन पास कहलाता है। कोको स्टेट जो है वो आपको उत्तरी अंडमान और जो है म्यांमार का जो कोको द्वीप समूह के बीच में पड़ता है, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ। पाक स्टेट, कई बार क्वेश्चन पूछ देगा, पाक स्टेट किन दो देश के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि या पाक जल स्टेट स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछ चुका है। लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे तो वहां भी ये सब दिखाई देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये अब आपको समझ में अच्छे से द्वीप समूह आ गया होगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। कावारत्ती याद रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि 9 डिग्री चैनल के उत्तर में है। सुमात्रा जो द्वीप है, ठीक है, वो आपको इंडोनेशिया में पड़ता है। बेरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार के नजदीक है। तो ये सब क्वेश्चंस बीपीएससी पूछते आया है, तो पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपवाह तंत्र से तात्पर्य होता है नदियों वाला ही तंत्र। जैसे शरीर में नस भेन होता है, उसके माध्यम से ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी प्रकार से, ठीक है, पूरे जो पृथ्वी है या अगर भारत की क्षेत्र करें तो उसमें भी एक अपवाह तंत्र है जिसके माध्यम से जल प्रवाहित होती रहती है, और इसी क्षेत्र को हम लोग अपवाह क्षेत्र या नदी तंत्र द्वारा जो है विस्तृत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदियों के उस तंत्र या जाल से है जिसमें तलीय जल प्रवाहित होता है। एक नदी तंत्र दूसरे द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। जिस क्षेत्र में नदी प्रवाहित होता है उसको क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी। और भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्थलाकृति के द्वारा होता है, ठीक है। तो ढाल के सहारे जो पानी, ऐसे भी समतल में आप पानी रख दीजिए या कहीं ढाल पे दीजिए, तो ढाल पे जहां होगा वहां तेजी से पानी जाएगा, तो डायरेक्शन, और समतल में इधर उधर चला जाता है, तो वो डायरेक्शन भी अपवाह तंत्र के अलग अलग होते हैं, स्थलाकृति के हिसाब से होगा, ठीक है। तो इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो आपको उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो हिमालयन नदी है, जो कि हिमालय से नदी है। कई नदियां ऐसे पूर्ववर्ती नदी भी कहलाती है जो हिमालय के निर्माण से पहले से थी, जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये सब हिमालय के उत्पत्ति से पहले की नदियां हैं, ठीक है। तो इन लोग को पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है इन नदियों को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। हिमालयन नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेन रूप से भारतीय अपवाह तंत्र 2 भागों में बंटता है। एक हिमालयन नदी तंत्र जो सदा नीरा है, जिसमें सालों भर जल रहेगा। दूसरा है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदी जैसे आपका ताप्ती, नर्मदा जो है, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, महानंदा हो गया, ये सब आपके प्रायद्वीपीय नदियां जो है दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। भारत के 2, अब सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग सिंधु के बारे में देख लें, ठीक है। सिंधु नदी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंडस जिसको बोलते हैं, इंडस नदी। इसके जो 5 सहायक और भी नदियां हैं, जैसे झेलम है, झेलम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिंधु में आके मिल गई। उसके बाद आपका चेनाब है, फिर आपका रावी है, ठीक है, फिर आपका ब्यास है, फिर आपका सतलज है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है सिंधु, झेलम और चेनाब, इन नदियों का जो 80% जल का यूज पाकिस्तान कर सकता है। ये 1960 में जो है सिंधु जल समझौता हुआ, उसके तहत निर्णय लिया गया था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऊपर में सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका पानी का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है, 20% इंडिया करेगा। और नीचे वाला रावी, ब्यास, सतलज का 80% भारत करेगा, 20% ये पाकिस्तान में भी बहती है, क्योंकि ये सब सारे सिंधु में मिलती है। और सिंधु नदियां
जो आगे चल करके अरब सागर में मिलती है। सिंध प्रदेश यहीं पे पाकिस्तान का कहलाता है, ठीक है। और इधर ही आपको यहाँ पे थार मरुस्थल है, ठीक है। तो ये आपके उत्तर भारत का, और ये सब पूर्वगामी नदियां हैं। जो सिंधु नदी है वो हिमालय के निर्माण से पहले की नदी है। चलिए, ब्रह्मपुत्रा भी हिमालय के निर्माण से, और ये भी जो है यहां से निकलेगी ब्रह्मपुत्रा, और इधर से होते हुए गंगा भी मिल जाएगी इसमें, मेघना कहलाता है, और फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब गंगा गिरती है बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम मेघना रहता है, क्योंकि उसमें ब्रह्मपुत्रा भी मिल जाती है, ठीक है। आगे हम लोग इसकी चर्चा अच्छे से करेंगे। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां 12 मासी है, यानी सालों भर जल रहेगा, जबकि दक्षिण भारत की नदियां जो है बरसात में ज्यादा जल रहेगा, और जब वर्षा खत्म हो जाएगा तो उस समय उसमें जल में पानी में कमी आ जाता है, ठीक है। उत्तर भारत की नदियों में जो पानी सालों भर रहने का, जल सालों भर रहने का कारण क्या है? इन्हें वर्षा के अतिरिक्त जो उच्च पर्वत श्रेणी है वहां पे जो ग्लेशियर है, जो हिम पिघलते हैं, जैसे गंगा ही है, तो गंगा जो निकलती है वो ग्लेशियर से निकलती है। गोमुखी जगह पे जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, वहां से निकलती है। तो ग्लेशियर में बर्फ होता है, ग्लेशियर पिघलते रहता है, तो पानी उसमें सालों भर मिलते रहता है, ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नदी होती है, इनमें प्रवाह वर्षा के जल के कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। हिमालय के उत्तर वाला जो पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट था, वहां से निकलती है। इन नदियों को काट करके गौरजों का निर्माण किया है, ठीक है। इन नदियों ने जो है, क्योंकि इनका कहा गया, इन नदियों ने पर्वतों को काट करके गौरजों का निर्माण किया है। तो नदियां पर्वतों को काट भी देती है, ठीक है। हिमालय नदियां गहरे महाखंडों से होकर के गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हुए हैं, ठीक है। ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी बनाती है, और कई जगह जो है ये जलप्रपात का निर्माण करती हुए मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और इसके उपरांत अनेक स्थलाकृति, जैसे समतल घाटियां, गोखुर, गोखुर आप लोग जानते होंगे, गोखुर झील, ठीक है। उसके बाद बाढ़कृत मैदान, उसके बाद गुफित वाहिकाएं तथा डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो जैसे बाढ़ का मैदान, तो जैसे गंगा का क्षेत्र का जो मैदानी एरिया बाढ़ का मैदान हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे गोखुर झील वगैरह है, जैसे कांवर झील है, एक प्रकार का गोखुर झील है बेगूसराय में, ठीक है। फिर विश्व का सबसे बड़ा नदी घाटी डेल्टा जो बनाता है मेघना नदी, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा बंगाल में है, वो डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। यानी जब दो नदियां वहां पे मिली है, तो वो जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विस्तृत मैदान का निर्माण करती है अपने साथ लाए गए गादों से, तो वही डेल्टा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये नदियां विभिन्न स्थलाकृति का भी निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिमम नदियां आपको देखने को मिलेगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, क्योंकि ढाल ही पश्चिम से पूरब की ओर है। अब कहेंगे कि कुछ नदियां जो है पूरब से पश्चिम क्यों बह जाती है, तो आपको पता होगा कि भारत का जो मैदानी एरिया है या पठारी एरिया है, कई प्रकार के आकृति लिए हुए, कई जगह भ्रंश घाटियां हैं, ठीक है। तो ये जो नदियां भ्रंश घाटी के सहारे, बीच में दरार जिसको बोलते हैं, उसके सहारे बह जाती है, समतल भाग में नहीं बहती। नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी नदी है, भ्रंश के सहारे बह जाती है, इसलिए वो जाके अरब सागर में मिल जाती है। नहीं तो सारी नदियां जो है आपको पूरब में ही बहती, अगर भ्रंश घाटी नहीं होता तो, क्योंकि ढाल जिधर होगा उधर ही होगा। लेकिन ढाल के बीचों बीच आप दरार बना दीजिएगा तो दरार से तो बह ही सकती है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो ये स्थिति है। चलिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों का हिमालय क्षेत्रों में अफवाह क्षेत्र टेढ़ा मेढ़ा तथा मैदानी भागों में सर्पाकार बहता है और अपना रास्ता बदलते रहती है। जो हिमालयन नदी है वो आपको रास्ता बदलते रहेगा। जैसे सबसे ज्यादा रास्ता जो है बिहार में कोसी नदी बदलती है, इसीलिए बिहार का शोक उसको कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है।
यानी इससे बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है बिहारी लोगों का कोसी बेल्ट में। ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं, जो कि गंगा की सहायक नदी भी है, वो हम आपको बता दें कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले जो यूपी के बॉर्डर पे जो मिलती है बिहार के गंगा नदी में, ठीक है, बिहार में आकर के, वो है घाघरा, जिसको कि सरयुग नदी भी यूपी में कहा जाता है, घाघरा। उसके बाद जो नदी मिलती है इधर से आके पश्चिम चंपारण से होते हुए, वो आपको गंडक नदी मिलती है गंगा नदी में। उसके बाद बूढ़ी गंडक आकर के मिलती है यहाँ खगड़िया के पास। उसके बाद जो है बागमती आकर के बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। उसके बाद कमला नदी आकर के कोसी में मिल जाती है। कोसी नदी आकर के भी फिर गंगा में मिल जाता है कटिहार के पास। फिर आपका सबसे पूर्व, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था इस बार, तो महानंदा है, जो कि बिहार की ही नदी है, जो कि उत्तर हिमालयन नदी है, जो कि उत्तर हिमालय के क्षेत्र यानी उत्तर बिहार से प्रवाहित होती हुई आती है, गंगा में मिलती है। दक्षिण से आने वाली नदी जो गंगा में मिलती है वो सोन नदी है। फिर आपका पुनपुन नदी है, जो कि फतुहा पटना के पास मिलती है। फिर फल्गु है, जिसको निरंजना नदी, जहां की गया में पिंडदान होता है। फिर एक क्यूल नदी है, जो बिहार में ही निर्माण होता है, बिहार में स्थल भाग में ही समाप्त हो जाता है। एक नदी अजय नदी है। तो इन सब नदियों के बारे में बिहार, जब हम लोग बिहार की नदी पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। और सबसे पश्चिम साइड में जो है नदी है वो कर्मनाशा है, जो कि कर्म कहा जाता है कि इसमें नहाने से कर्म का नाश हो जाता है। तो कर्मनाशा जो नदी है वो आपके किधर पड़ गया, तो दक्षिण पश्चिम साइड में, बिहार के दक्षिण पश्चिम साइड जो यूपी बॉर्डर पे है, वो कर्मनाशा और घाघरा के सहारे बनता है। चलिए, तो ये सब जब हम लोग बिहार पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। चूंकि यह नदी पर्वतों के ऊपरी भागों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है, जिससे इस नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इस कारण से यह अपना मार्ग बदल लेती है। कौन? तो आपकी कोसी नदी। ठीक है, अब आ जाइए प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अब जिन नदी की चर्चा करेंगे वो पूरब की ओर नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहेगी और वो एस्चुरी बनाएगी। ज्वारनद मुख कहते हैं उसको, ज्वारनद मुख कहते हैं, ज्वारनद मुख बनाएगी, जिसको इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है। जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहेगी, खास करके नर्मदा और ताप्ती का नाम जरूर याद रखिएगा, ये सब ज्वारनद मुख बनाएगी, ना कि डेल्टा। डेल्टा समतल मैदानी भाग होता है, ज्वारनद मुख जो है कटा छटा पार्ट जो होता है बना करके सीधे डायरेक्ट जो है अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा व ताप्ती के अलावा शरावती, मांडवी पूछेगा कहां बहती है, ये सब महाराष्ट्र, जुआरी, भरतपूजा, पेरियार, पंबा, ये सब नदियां पश्चिम की ओर बहती है और ये एस्चुरी बनाती है। प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियां जैसे महानदी, ये देखिए ये है प्रायद्वीपीय, लेकिन ये भी जाके पूरब में गिरेगी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। इसी कारण से जो पूरब वाला जो अभी हमने बताया था घाट क्या है, उपजाऊ है, जिसको कि दक्षिण भारत का अन्नदाता कहा गया है उस घाट को। प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र हिमालय अब्बा तंत्र से पुराना है, लेकिन अगर बात करें पुराना में तो सबसे ज्यादा पुराना प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, हिमालय का निर्माण बहुत बाद में हुआ है, चतुर्थ महाकल्प में हुआ है, टर्सरी महाकल्प में। ठीक है, उसके बाद नदी आया और इसका जो है बहुत पहले कार्बोनिफेरस युग में ही हो गया था प्रायद्वीपीय पाट का निर्माण। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। गंगा यमुना भारत की प्रमुख नदी है। गंगा यमुना जो है गंगा भी जो है यहाँ पर सिंध और बेतवा तथा केन आदि नदियां यमुना की सहायक नदियां और गंगा नदी तंत्र का अंग है और यमुना भी गंगा में आके मिल जाती है। गंगा यमुना सरस्वती, कुंभ का मेला लगा हुआ है, संगम चले जाइए अभी इलाहाबाद। ठीक है, अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी गोदावरी, कृष्णा आदि, कावेरी आदि नदियां हैं, जो कि सभी पूरब में बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियां एक निश्चित मार्ग पे चलती है तथा विसर्ग का निर्माण नहीं करती। ये नदियां बरसाती हैं, इनमें पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में नर्मदा, ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है और जाकर के अरब सागर में गिरती है। तटीय नदियां की क्या विशेषता है? खास करके पश्चिम तट की नदियां अपेक्षाकृत कम लंबी है, इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है, अतः यह स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां जो है वर्ष के कुछ हिस्सों में बहती है और शेष में विलुप्त हो जाती है। कुछ महीना में बहेगी फिर वो समाप्त हो जाती है। समान रूप से ये नदियां न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में ही
बहती है, खास करके लूनी नदी वगैरह के बारे में। राजस्थान में कई नदियां हैं जो समुद्र तक ना जाकर के बीच में ही सूख जाती है, समाप्त हो जाती है, रेत में ही समाप्त हो जाती है, जैसे लूनी नदी है। उसके बाद माछू नदी है, रूपेन नदी है, ये सब नदियां मरुस्थल में ही जाकर सूख जाती है, समाप्त हो जाती है, अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती। अब है यहाँ पे नदियां और उसके उद्गम स्थल कहाँ पे है, ठीक है। तो सिंधु के बारे में जानिए, जो तिब्बत का जो मानसरोवर है, कैलाश पर्वत, वहां से ये निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। कैलाश पर्वत का नाम है बोखुर, बोखर चू के निकट से यहाँ से ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका 80% जल का प्रयोग जो है पाकिस्तान करेगा। रावी, ब्यास, सतलज का भारत करता है, ये भी याद रखिएगा। 1960 में सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ये नहीं भूलिएगा, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद झेलम, वेरीनाग झरने से ये निकलता है, झेलम नदी। अभी मैप में हमने बताया था झेलम, सिंधु, झेलम, चेनाब, ऊपर से जो 5 सहायक नदियां, जो पंजाब क्यों नाम पड़ा, 5 सहायक नदियों के कारण। कौन कौन सी सहायक नदियां? एक तो सिंधु नदी इधर से गई थी, सिंधु नदी। उसके बाद आया झेलम जो कि सिंधु में मिल गया। उसके बाद आया चेनाब जो कि सिंधु में मिल गया। ये सब सिंधु में ही मिलेगा, सिंधु, झेलम, चेनाब। उसके बाद आएगा रावी, वो भी मिल जाएगा। फिर आएगा व्यास, और फिर आएगा सतलज जो कि पंजाब में बहती है, ठीक है। तो ये कितनी नदी? 1 2 3 4 5। तो सिंधु और उनकी 5 जो सहायक नदियों को मिलके ये क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है, पंजाब का क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा। झेलम वेरीनाग झील से निकलती है, चेनाब लाहुल क्षेत्र जो है बारालाचा दर्रा के निकट से निकलेगी, रावी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, ब्यास रोहतांग दर्रे के। तो ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं, इसलिए माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल याद रखिएगा गंगा के बारे में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख जो के निकट गंगोत्री हिमनद है, उससे निकलती है। गंगा के बारे में अच्छे से जानकारी रखिएगा, गंगा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये जो है 2 हिमानी, एक है सतोपत, ठीक है, सतोपत जो उत्तराखंड में 2 हिमानी, एक सतोपत। सतोपत से जो निकलती है, सतोपत हिमानी से जो निकलती है वो अलकनंदा है। वो कौन सा है? अलकनंदा। और गोमुख गंगोत्री, गोमुख जगह का नाम है, गोमुख जगह का नाम है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से निकलती है, वो है भागीरथी, भागीरथी। और जब ये दोनों मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, तो ये गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। और गंगा के कई नाम हैं, पद्मा, मेघना। पद्मा जो है इसको कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में। और जब ये ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाती है तो इसको मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से फिर जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसके सबसे नजदीक जो सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है, ये याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे नदियां जो है बाएं तट से मिलती है, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती। अब कहिएगा बायां दायां कैसे निर्धारित करेंगे? तो जिधर से बह रही है वो, ठीक है। जैसे मान चलिए गंगा ये भारत है, ठीक है, तो उत्तराखंड से निकली, वो इस तरीका से बहती है, ठीक है। तो इधर जो बह रही है, तो ये जो तट होगा, ये वाला तट, ये बायां तट होगा गंगा का, और ये वाला जो तट होगा तो दायां तट होगा। तो बायां से आपको पता ही है रामगंगा आके मिलेगी। जैसे हम लोग बिहार का ही देखें तो घाघरा हमने बताया, हमने गंडक को बताया। तो कई बार यहां से भी पूछ देगा कि कौन सी नदियां हैं जो कि गंगा में बाएं तट से मिली है। तो याद रखिएगा रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। ये सब जो नदियां हैं वो बायां तट से मिलेगी, बाएं ओर से मिलेगी। जैसे यमुना हो गया, ये दायां से मिलेगी। जैसे सोन हो गया, ये सब पुनपुन हो गया, पुनपुन, फल्गु हो गया, तो ये सब जो है दाएं तट से मिलती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार बायां तट और दायां तट भी पूछ देता है, ठीक है। सोन हो गया, सोन हो गया, ठीक है। एक है टोंस नदी, वो भी याद रखिएगा। तो ये सब आपको दाएं तट से मिलती है।
तो ये गंगा के बारे में हमने आपको बताया। गंगा के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो याद रखिएगा, वो है आपका कानपुर। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कुछ और तथ्य है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी जो बनी, राष्ट्रीय नदी जो गंगा नदी बनी है, राष्ट्रीय नदी, वो 2008 में बनी है। और 2017 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा गंगा को जो है मानव का दर्जा दिया गया, मानव स्वरूप में दर्जा दिया गया, यानी मानव की तरह गंगा को माना गया है। 2017 में जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इसको गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यमुना के बारे में जानिए। यमुनोत्री हिमनद हिमालय के बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। रामगंगा गढ़वाल हिमालय से निकलती है। घाघरा हिमालय में मापचा चुंगो से निकलती है। शारदा कुमाऊं के पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद से निकलती। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी। चंबल विंध्याचल पर्वत से निकलेगी। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। कोसी पूर्वी नेपाल से निकलेगी। ब्रह्मपुत्र दामोदर तिब्बत में मानसरोवर के निकट जो है जगह का नाम है चेमयुगडुंग हिमनद, वहीं से निकलती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी। नर्मदा ताप्ती ये सब अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी। और सॉरी नर्मदा और ताप्ती या तापी नदी मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिला के मल्लई नामक स्थान है वहां से निकलती है। लूनी अरावली श्रेणी जो राजस्थान में है वहां से निकलती है। साबरमती राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलेगी। महानदी मध्य प्रदेश में सिहवा श्रेणी से निकलती है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड में बहती है छोटा नागपुर पठार से निकलेगी। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत नासिक जिले के त्र्यंबकमेश्वर से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर के निकट से निकलेगी। कावेरी कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद थोड़ा सा विष्णु प्रयाग जानिए। धौली गंगा एवं विष्णु गंगा उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। कर्ण प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ेगा। रुद्र प्रयाग जो मंदाकिनी और अलकनंदा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। प्रयाग गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश में जब इलाहाबाद में मिलती है, प्रयाग का संगम जहां भी कुंभ महाकुंभ लगा हुआ है 12 वर्षों पे एक बार होता है, वो वहीं पे होता है प्रयागराज में। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा के भी कई नाम हैं। ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र असम सादिया से धुबरी के बीच बहती है। पद्मा मध्य बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद इसको पद्मा कहा जाता है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में मिल जाती है तब इसको पद्मा कहा जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्रा को विहांग कहा जाता है। उसके बाद जब ये गंगा नदी में मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा, उत्तरी बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है और दक्षिण बांग्लादेश में इसको मेघना कहा जाता है। यानी जब यह बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलकर गिरती है तो मेघना कहलाती है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल जो कि पूरब की ओर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह। उसके बाद अंतःस्थलीय अब्बाह स्थल पे ही समाप्त हो जाती है। अंतःस्थलीय अब्बाह के अंतर्गत नदियां सागर में नहीं गिरती बल्कि स्थलीय क्षेत्र में ही इनका मुहाना होता है। राजस्थान में खास करके ये सब नदियां जो है आपको ऊपर में ही सूख जाती है। ओक्साई चीन पूर्वोत्तर में लोकटक झील में अतः स्थलीय अब्बाह प्रतिरूप देखा जा सकता है। अब है अपकेंद्रीय नदियां जो चारों ओर से जो है प्रवाहित होगी, ठीक है। जैसे अमरकंटक की पहाड़ी पे जो है बहुत सारी नदियां निकलती है, कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर, कोई पूरब की ओर, कोई पश्चिम की ओर। जैसे नर्मदा निकली यहीं से निकलेगी। फिर आपका सोन नदी है, तो सोन नदी आप देखिएगा कि इधर आके बही है, गंगा मिली है, नर्मदा जाके अरब सागर में गिर गई है। तो अपकेंद्रीय नदी यानी एक ही जगह से सभी दिशा में जो नदियां प्रवाहित होती है, निकली वहीं से एक ही जगह से लेकिन सभी दिशा में वो प्रवाहित हुई, तो इसको अपकेंद्रीय प्रवाह कहते हैं। जब नदियां उच्च भूमि से निकलकर चारों ओर प्रवाहित होती है तो वैसे क्षेत्र को कहा जाता है अपकेंद्रीय प्रवाह। अमरकंटक का जो पठार या पहाड़ है वो आपका अपकेंद्रीय क्षेत्र है, वहीं से सारी नदियां निकली है, ठीक है। चलिए अब हिमालय प्रायद्वीपीय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करते हैं। हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में क्या अंतर है। एक तो उद्गम के आधार पे हम लोग हिमालय से जो हुआ उसको हिमालय नदी कहेंगे, हिमालयन नदी कहेंगे।
जो प्रायद्वीपीय पठार या मध्य उच्च भूमि से निकली उसको जो है प्रायद्वीपीय पठार या मध्य उच्च भूमि वाला नदी कहते हैं। इसका प्रवाह प्रवृत्ति जो होगा हिमालयन नदी क्या होगा, 12 मासी होगा, सालों भर पानी होगा, उसमें मौसमी होगा, जब वर्षा होगा तभी पानी होगा। अब वहां के प्रकार पूर्ववर्ती व आपको क्या होगा अनुवर्ती, यानी जो हिमालय से पहले भी जो नदियां निकली है पहले थी वो भी चल रही है, और अनुवर्ती मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रतिरूप लेते हुए, वृक्षाकार यानी कोई नदी है जैसे ये गया तो इसमें बहुत सारी शाखा मिल गई तो वृक्ष की तरह दिखाई देती है, तो आपको वृक्षाकार प्रतिरूप में ये नदियां दिखेगी। ये है अनुवर्ती, ये खास करके अनुवर्त में चलेगा, पहाड़ पठार जिसे जैसे ढलान जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। और इसमें आपको आयताकार नदी दिखेगा, जैसे ये नदी है इधर से ऐसे करके मिलेगी आयताकार टाइप का, ठीक है, इस तरीका से मिलेगा, वृक्षाकार नहीं दिखेगा। तो ऐसे आकृति को हम लोग आयताकार बोलते हैं, और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो आपको आयताकार दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो नदियां मिलेगी वो आयताकार, कोई उत्तर से आ रहा है कोई दक्षिण से, लंबवत टाइप का आपको दिखेगा। लेकिन जो आपको हिमालयन नदी में जैसे अगर कोई नदी आई तो जैसे गंगा नदी है तो आप देखिएगा यहाँ पे घाघरा, यहाँ पे आ गई करमनासा, इधर आपका घाघरा आ गया, इधर गंडक आ गया, फिर इधर आकर के दो नदी मिल गई, तो आपको पेड़ की टहनी की तरह वो दिखेगा सारा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वृक्षाकार आकृति। तो हिमालयन नदी में आपको वृक्षाकार मार्ग देखने को मिलेगा। लंबा मार्ग होगा हिमालयन का, अभिसर्ष, अपर्दन व नदी अपहरण, मैदानों में जलमार्ग बदलना। ये क्या करेगी कि जलमार्ग भी बदलेगी, जैसे कोसी नदी वगैरह है, अभी इधर से बह रही कल दूसरे ओर से बहेगी। उसके बाद कोई नदी है तो उसको भी आपस में मिला लेगी। उसके बाद यह है सुषमायोजित घाटियों के साथ छोटे व सीधे और निश्चित मार्ग, ये जिधर जिधर घाटी जाएगा उधर की ओर ही बहेगी ये, ठीक है। उसके बाद जल ग्रहण क्षेत्र इसका विशाल होगा, हिमालय वाले गंगा का देखते हैं कितना विशाल, इतना आपको प्रायद्वीपीय नदी का नहीं दिखेगा, अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होगी। नदी की आयु, युवा, क्रियाशील व घाटियों का गहरा करना, ये अभी भी क्रियाशील है, घाटी को गहरा करता है, ठीक है, युवा है। और ये नदियां जो प्रायद्वीपीय नदी प्रौढ़ अवस्था में बूढ़ा है वो आपको गहरा नहीं करता है, ठीक है। आधार तल जो अपने आधार तल जैसा है उसी में बहता रहता है, वो आपको गहरा नहीं करता है, ठीक है। तो यही सब आपका नदियां हैं, यही सबसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रमुख झील, चलिए अब दूसरे दिन होगा, तो जो भी ऑब्जेक्टिव सेशन है, कितने बज गए, अगर टाइम होगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो भी 5-10 क्वेश्चंस है उसको करवा ही देता हूं। चलिए 5-10 मिनट है, 10 बजने में मैं करवा ही देता हूं, नदी वाला झमेला ही खत्म हो जाएगा। चलिए ये बिहार वाला है, वो शायद हमने उस पर पढ़ाया था, ऑन स्क्रीन पढ़ाया था। चलिए वो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेशन को जो हमने आपको भेजा था वो आप लोग बना लीजिएगा नेक्स्ट सेशन में। तो आपका आज नदी वाला तंत्र जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हमने बता दिया, जहां से नदी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक उसको हमने लगभग चर्चा कर दिया। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, विद्वान आप बनने नहीं आए हैं, कंपटीशन निकालने के लिए ये सफिशिएंट डाटा है। जो भी नोट्स है उसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन सारे जो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी के हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और क्लास से निश्चित रूप से जुड़िए, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।